राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि धारा 111 की जो नोटिस आती है वो क्या है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन हमारे पास आता है, लोग नहीं समझ पाते हैं 111 की नोटिस क्या है, डर जाते हैं। तो 111 की नोटिस कब, कौन, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये किस अधिनियम की धारा है, ठीक है। इन सभी विषयों पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए 3-4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की ये धारा है, ठीक है। धारा नंबर 111 की नोटिस, ये नोटिस कब दी जाती है, नोटिस कौन भेजता है, क्यों भेजा जाता है, इसका प्रभाव क्या होगा, सभी बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करूँगा। इसके अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं समझ में आती है और वो ऐसे नोटिस से परेशान है या कोई चाहता है कि किसी पे 111 की नोटिस भिजवाई जाए, तो इस दिए गए नंबर पे वो संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ मैं फिर बता दूं कि हमारे यहाँ PCSJ, APO, HJS की तैयारी भी कराई जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। और अगर किसी व्यक्ति को किसी विधिक विषय पे कोई जानकारी लेना है, चाहे वो संपत्ति के विवाद को लेके हो, उत्तराधिकार को लेके मामला हो, कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, SC ST का मुकदमा चल रहा हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे लोगों का जो है फ़ोन कई बार आया, मैसेज आया कि सर 111 पे भी एक वीडियो बना दीजिए, ये समझ में नहीं आता है 111 क्या होता है, काफ़ी इसमें परेशान किया जाता है। तो आइए हम समझाते हैं आपको 111 क्या है। सबसे पहले समझिए 111 की जो नोटिस आती है ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। अगर आपको खोजना होगा 111 क्या है तो आप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आप अपने नेट पे सर्च मारिएगा, या जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से इसको जानते हैं, तो वहाँ आपको ये धारा मिलेगी। ये धारा जो है अध्याय 8 की धारा है। अध्याय 8 पूरा धारा 106 से लेकर के 124 तक में उल्लिखित किया गया है। तो ये पूरा चैप्टर ही लगभग से चलता है, लेकिन नोटिस की जो धारा है वो 111 ही मेन है यहाँ पे। आइए देखिए, CRPC यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपराध को होने से रोकना, क्योंकि सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपराध को होने से रोका जाए, और अगर किसी कीमत पे अपराध कहीं हो जाए तो उसके लिए आरोपी को दंडित करके न्याय दिलाया जाए। दो उद्देश्य हैं सरकार के, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यानी विधि व्यवस्था को बनाए रखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, उसी प्राथमिक जिम्मेदारी में दंड प्रक्रिया संहिता का जो अध्याय 8 है, शुरुआत यहीं से होता है, क्योंकि चैप्टर 1 to 7 तो एक कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है प्रिवेंटिव नेचर के अपराधों को रोकने की, वो चैप्टर 8 से शुरू होती है, जो 9, 10, 11 तक चलते हैं। उसके बाद अपराध होने के बाद की प्रक्रिया अध्याय 12 से शुरू होती है CRPC में। फिलहाल चलिए, क्योंकि मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं वो भी देख रहे हैं, जो लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी देख रहे हैं, तो मैं दोनों लोगों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। 111 की जो प्रोसीडिंग है, तो मैं पहले क्या बताया कि अपराध को होने से रोकने के लिए इस धारा का उद्देश्य है, यानी इस धारा की नोटिस कब भेजी जाती है? जब किसी व्यक्ति के बारे में ये सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति परिशांति भंग कर रहा है या ऐसा कोई कार्य करने वाला है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, कोई अपराध हो जाएगा। जैसे जमीन को लेके विवाद है, बाग को लेके विवाद है, घर को लेके विवाद है, खलिहान को लेके विवाद है, गड्ढे को लेके विवाद है, किसी गाड़ी मोटर को लेके विवाद है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं या आने वाले 2-4 दिन बाद वहाँ इकट्ठा होंगे, या उनके घर के लोग आ जाएंगे तो वहाँ मारपीट हो जाएगी, ठीक है, या अगली पार्टी पे धावा बोल देंगे, ये सूचना मिलती है। या चुनाव के समय भी ये सूचना मिलती है कि लोगों के घर में हथियारे हैं, ये लोग जो है पोलिंग बूथ को कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ पे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, वोट नहीं डालने से मना कर सकते हैं, और किसी भी तरह से अगर कहीं अशांति पैदा हो सकती है, व्यवस्था बिगड़ सकती है, ऐसी सूचना मिली है। किसको? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को,
एसडीएम को, यानी व्यवहार में ये कार्रवाई एसडीएम के द्वारा की जाती है, जिसको उप जिलाधिकारी कहते हैं। और जो महानगर क्षेत्र है वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम है, वहाँ पे कमिश्नर को पावर होती है। ठीक है, सूचना तो पुलिस के माध्यम से ही भिजवाई जाती है, लेकिन ये 111 की नोटिस देने की पावर पुलिस को नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, महानगर क्षेत्र में कमिश्नर को है, अन्यथा एसडीएम को ये पावर है। डीएम को भी पावर है, ऐसा नहीं कि डीएम नहीं कर सकता, लेकिन डीएम इतना छोटा काम नहीं करता है। ठीक है, डीएम के पास इतनी छुट्टी नहीं है कि वो इतने छोटे छोटे कामों पे ध्यान दे, बड़े बड़े और मामले उनको देखना होता है, तो एसडीएम की जिम्मेदारी होती है। व्यवहार में एसडीएम ही ये कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी इसकी सूचना मिली है या ऐसी कोई सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति कहीं पे राजद्रोहात्मक बात फैला रहा है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, भाईचारा में नफरत फैला रहा है, दो समुदायों में नफरत फैला रहा है, मजिस्ट्रेट साहब को धमकी दे रहा है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला काम कर रहा है, अश्लीलता फैला रहा है कहीं पे, या वो कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए कहीं रैकी कर रहा है, छुप छुपा रहा है, मोहल्ले में बार बार आ जा रहा है, कभी भी अपराध कर सकता है, वो अभी ताड़ रहा है, देख रहा है कैसे वहाँ पे अपराध किया जाए, या वो हैबिचुअल अफेंडर है। क्या है? हैबिचुअल अफेंडर है, एक बार नहीं कई बार अपराध कर चुका है, समाज में आ जाता है तो लोगों में दहशत फैल जाती है। ठीक है, वो जो है व्यापारी है, दुकानदार है, सामानों को दुकानों में अपने ठप कर लेता है, महंगाई बढ़ जाती है, जिसको जमाखोरी कहते हैं, अधिक दाम पे बेचता है, मनमानेपन तरीके से मुनाफाखोरी, ऐसा व्यक्ति है, छुआछूत फैलाता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर सूचना मिलती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कारण बताओ नोटिस जारी कर। तो 11 की नोटिस क्या है? कारण बताओ नोटिस है कि आप ही बताइए कि आपके खिलाफ मुझे ऐसे ऐसे सूचना मिली है। यानी एसडीएम के यहाँ से नोटिस आई है, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सूचना मुझे मिली है कि आप इस तरह के कार्य करने वाले हो, जो भी मैं सारी बातें बताया हूँ। क्यों ना आपसे सिक्योरिटी भरवाई जाए कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे एक निश्चित समय के लिए। वो समय मैक्सिमम 3 साल के लिए हो सकता है कुछ कंडीशनों में, कुछ कंडीशन में 1 साल के लिए होता है। जैसे धारा 107 है, 8 है, 9 है, तो उसमें 1 साल के लिए, 110 की कार्रवाई अगर चल रही तो 3 साल के लिए अधिकतम मांगी जा सकती है। तो ये आपसे नोटिस भेजा जाएगा कि क्यों ना आपसे जो है सिक्योरिटी मांगी जाए सुरक्षा के रूप में, कि आप जिससे ऐसा कार्य नहीं करोगे जो सूचना मिली है करने की। अब आप क्या करोगे? अब ये कैसे भिजवाई जाएगी? अगर आप कोर्ट में अपेयर हो तो वहीं पढ़ के सुना समझा दिया जाएगा, नहीं तो जैसे समन आता है घर पे वैसे ये नोटिस आएगी आपके घर पे। अब आपको क्या करना होगा? अब आप या तो खुद अगर जानकार हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को जा करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष या कमिश्नरी क्षेत्र में कमिश्नर के समक्ष अपनी बात को रखनी होगी कि साहब ये जो सूचना मिली है ये पूरी तरह से निराधार है, ये फर्जी है, ये जालसाजी है, ये मुझे केवल फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से निराधार है। अब ये तो आप समझोगे कि वो निराधार है कि नहीं है, तो आप इस प्रश्न का जाके जवाब दोगे। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हो, हाँ, इसी कंडीशन में आपको पर्सनल अपेयर से छूट भी दिया जा सकता है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी पेश हो सकते हो, या आपको व्यक्तिगत तौर से भी हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। अगर आप नहीं हाजिर होंगे तो फिर उड़न खटोला भेजा जाएगा, ध्यान रखना। यानी फिर बंद गाड़ी आएगी और बैठा के ले जाएगी, यानी अरेस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो हाजिर तो होना पड़ेगा आपको, बिना हाजिर हुए आप फुर्सत नहीं पाओगे। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ प्रोसीडिंग करता है 108, 9, 10 में उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर मिली होती है, ये भी ध्यान रखना। तो अब आप क्या करोगे? उस नोटिस का जवाब दोगे। अगर नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं, अगर नोटिस का सही जवाब आपने दे दिया तो रद्द कर दी जाएगी नोटिस को, अन्यथा अगर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपसे जितनी सिक्योरिटी मांगी गई उतना जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जमा करोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। कभी कभी यहाँ पे जो है इसका दुरुपयोग भी होता है कि आप जो है सिक्योरिटी देने के लिए तैयार भी हैं, सूचना तो सही है, आपके खिलाफ इसी सूचना सही पाई गई, आप नोटिस देने तो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार भी हैं, फिर भी ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है थाने जेल में आपको। ये दुरुपयोग है शक्तियों का, ये शक्तियों का
दुरुपयोग है। कभी कभी मारपीट होता है, मारपीट अपराध हो गया, फिर भी 111 की नोटिस दे दी जाती है। ये सब शक्तियों का घोर दुरुपयोग है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई समस्या आपके सामने है तो मैं ऑलरेडी आपको नंबर दिया हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके लीगल जानकारी ले सकते हैं, मैं उसका सही तरीका आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे 111 की नोटिस आ गई, अब क्या होगी, उसकी जांच होती है, उसकी जांच कराई जाती है, लेकिन जांच जब तक पेंडिंग रहे तब तक कहीं आप वो अपराध कर न दें, इसके लिए आपसे अंतरिम सिक्योरिटी की मांग की जाती है धारा 116 में। तो मैं एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा 107-16, ये बड़ा फेमस धारा है। ठीक है, लोग को बड़ा कन्फ्यूज होता है, तो उस पर अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप ये सिक्योरिटी नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको जेल जाना होगा, जमा कर देंगे तो आपका जो है जेल जाने से आप बच जाएंगे। हाँ, जितने समय के लिए आपसे जमा करने के लिए कहा गया है उतने समय तक आपको शांति बनाए रखना होगा। अगर बीच में आपने कोई अपराध किया तो फिर वो सिक्योरिटी आपकी चली जाएगी, जब्त हो जाएगी, और अगर कागज वगैरह लगाए हो तो उतने रकम की कीमत आपसे वसूला जाएगा, और अन्यथा अगर आप शांति बनाए रखते हो तो बाद में वो पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। तो ये है 111 की नोटिस। ठीक है, अब इसमें हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये तो मैं बहुत व्यवहारिक बताया हूँ, जो इससे पीड़ित हैं उनके लिए है, जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सफिशिएंट ये तो नहीं है। ठीक है, लेकिन उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, पूरा चैप्टर 8 पे ही अलग से, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए चैप्टर 8 पे अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए।